फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम आपको कश्मीर में प्रवासियों पर हो रहे हमले के पीछे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे संवाददाता उस चश्मदीद तक जा पहुंचे हैं, ध्यान दीजिएगा, उस चश्मदीद तक जहां पहुंचे हैं जिस चश्मदीद की पीठ में दहशतगर्दों ने खंजर घोंपा और विश्वासघात किया। आज की रिपोर्ट घाटी में विकास की फिक्र बढ़ाने वाली है। पुंछ में चल रहे आतंक से एनकाउंटर के 10 दिन हो चुके हैं। इन 10 दिनों में आतंकियों ने 10 रंग बदले हैं, लेकिन आज हम दहशतगर्दों का सबसे बड़ा ठिकाना कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर में पहुंचे। साउथ कश्मीर, जिसको कहा जाता है एपी सेंटर ऑफ टेरर। टीवी 9 भारतवर्ष के सामने लोगों ने जिस तरह जोश दिखाया, उसे देखकर आपको फिक्र नहीं बल्कि फख्र होगा। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से उत्तराखंड का शोक भी दिखाएंगे। इस वक्त कुदरत की इस मार की फिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विज्ञान को समझ ही नहीं आ रहा कि 24 घंटे में दर्जनों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले ये बादल कैसे बनने लगे और आगे ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। चुनाव से पहले आज उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौगात मिली। इसका असर चुनाव से लेकर श्रीलंका से दोस्ती तक पर होगा और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 मंत्र हैं जो श्रीलंका के बौद्ध अनुयायियों को भारत से जोड़ते हैं। कल भारत एक इतिहास रचने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत का कोविड टीकाकरण 100 करोड़ पर पहुंचने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ टीके वाली दिवाली कितनी खास होने वाली है, लेकिन कौन सा तप अभी बाकी है। सबसे पहले फिक्र कश्मीर की, जहां गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमलों के बाद फैले डर की वजह से पलायन हो रहा है। 12 दिन में 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से मजदूर जा रहे हैं। कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी, कोई राजस्थान, तो कोई बंगाल और मध्य प्रदेश। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लगातार कश्मीर में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रही है। आज जो रिपोर्ट आप देखेंगे वो देखकर आपको पता लगेगा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग का क्रूर सच क्या है। वो सच जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। आज आपको हम उस मजदूर की आंखों देखी और आप बीती सुनाएंगे जो आतंकियों की गोली से तो बच गया लेकिन अपने भाई को नहीं बचा सका। उसकी जुबानी सुनिएगा कि कैसे मजदूरों को मौत के घाट उतारने के लिए आतंकी जाल बिछाते हैं। आज हम आपको बताएंगे उस दहशतगर्द के खात्मे के बारे में जो टारगेट किलर्स की उस नापाक फौज का हिस्सा था जिसे हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने तैयार किया। हम आपको पुंछ में बीते 10 दिन से चल रहे आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बारे में भी बताएंगे। दिखाएंगे कि कैसे फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के पलायन और उनके डर के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड करने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेफ्टी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ, डर काफी लग रहा है सर। पहली बार ऐसा हुआ कि सबको डर का माहौल घुस गया। अभी तो डर लगता है। पहली बार जा रहा हो, डर के वजह से जा रहा है। हाँ, सब सामान वामान उठा लिया हमने। अब कब आओगे फिर? आएगा नहीं हुआ, अब नहीं आओगे ना। डरे सहमे लोगों की बातें और पलायन की तस्वीरें सबूत हैं दहशतगर्दों की उस साजिश का जो कश्मीर में 30 साल पहले जैसी दहशत बहाल करने के लिए रची गई है। कहीं रेहड़ी वालों को मार डाला, कहीं मजदूरों पर गोलियां दागी, तो कहीं कारपेंटर का कत्ल किया। इन जानलेवा हमलों का डर घाटी में पसरा है। मैं आज ही जाना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशानी में सर, मुझे भी डर हो रहा है सर। हम लोग सेफ्टी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस डर के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हालात की पड़ताल में जुटी है और उसी पड़ताल में सामने आया कश्मीर में टारगेट किलिंग का सबसे क्रूर सच। टारगेट किलिंग से पहले दहशतगर्द कैसे जाल बिछाते हैं, इन सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय कुलगाम पहुंचे।
जहां के वानपोरा इलाके में 17 अक्टूबर को बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें राजा ऋषिदेव जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई और उनका साथी चुनचुन ऋषिदेव जख्मी हो गया था। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने चुनचुन ऋषिदेव को तलाशना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद हमें आतंकवादियों की कायराना करतूत का चश्मदीद मिल गया और उसने अपनी आपबीती सुनाई। कुछ मजदूर यहाँ पर हैं, ये वो मजदूर हैं जिनके साथ में घटना घटी है। ये अपनी आंखों देखिए बयां करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? चुनचुन ऋषिदेव सर। अच्छा, तो अब मुझे आप बताइए कि वो जो घटना घटी थी आपके साथ थी, आप कौन कौन साथ में था और क्या हुआ था? सर हम लोग ड्यूटी करके आए 5 बजे। हम लोग इधर से चप्पल उप्पल लेके गए, वहीं पे डेरे पे बैठे थे हम लोग। डेरा कहाँ है आपका? यहाँ पे पीछे है। अच्छा, हाँ। अनपू में ही है। हाँ। तो फिर उधर हम लोग बैठे हैं सारे आदमी, और 2 राजा बात कर रहा था घर। और राजा ऋषिदेव? हाँ। और आपके क्या है वो मेरा भाई ही लगता है। आपका भाई? हाँ। हाँ। और मेरा जीजाजी भी था। अच्छा। तो हम सारे एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे। उधर से 2 बंदा आया, बोला भाई जीरी काटना है धान। ये वाले धान दिखाया उधर, उसने बोला ये धान काटना है। अच्छा, दिखाया कि धान काटना है। हाँ, हाँ। तो फिर ले गया वो मेरा जीजाजी, पहले भी धान काटा था क्या। हाँ। तो उसने राजी हो गया धान काटने के लिए। वो चला उसके साथ में, बोला चलो देख लेना, कल ही काटना, देख लेना पर। तो हम लोग उसके साथ गए, वो गया उसके साथ। तो फिर राजा भी साथ धर लिया, मैं भी उधर ही बैठा था, मैं भी इसके साथ गया। आतंकवादियों ने मजदूरों को धान काटने के नाम पर जाल में फंसाया। आतंकियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क लगाकर चेहरे को ढक रखा था। धान की कटाई के बदले 3000 रुपए मजदूरी देने का झांसा दिया था। रोजी रोटी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से कश्मीर आए इन मजदूरों को भला क्या मालूम था कि ये उनके लिए जाल बिछाया गया था। जोगिंदर बोला कटवाएगा तो 3000 रुपया लेंगे। आप ने कहा? हाँ, उसने बोला नहीं 2700 रुपया देंगे। अच्छा। वो बोला नहीं 3000 देगा, खाना पीना नहीं खाएंगे, हम अपना डेरे पे ही खाएंगे। तो बोला चलो कोई बात नहीं, दे देंगे हम। गए तो वहाँ पे उधर ले गया, वो बिठाया, बोलता बैठो। बैठ गया हम तीनों। उसने छत्ता रखा था इतना बड़ा, छतरी बारिश वाले, उसके अंदर में गन था उसके पास। अच्छा। वही काला मुझे दिखाया तो मुझे देख के डर हो गया। तो फिर मैंने खड़े हो गया, बैठे थे तो स्पीड में खड़े हो गए। फिर उधर से कश्मीरी अंकल आ रहा था तो उसको देख के वो वापस अंदर डाल लिया छतरी के अंदर। अच्छा। फिर हम सोचा कि अब इसके साथ मैं भी क्यों नहीं निकल जाऊं, मारेगा तो इसको भी मारेगा, नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। तो हम भागने की कोशिश किया, उसने मुझे मार दिया गोली यहाँ पे। तो पहले आपको यहाँ गोली लगी आपको? मारा गोली तो हम नीचे गिर गया। फिर एक आदमी था सिर्फ वो? 2 आदमी था सर। हाँ, तो फिर वो मारा गोली तो हम गिर गया। फिर दूसरा भी गोली मारा तो भी इधर लगा। आपको 2 गोली लगा? हाँ, और मैं भागा उठ के सीधा इधर जंगल के इधर अपने डेरे की तरफ जंगल से। तो मेरा जीजाजी भी था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, वो नहीं भाग पाता था। तो उसको बेचारा मारा गोली, दौड़ के वो पीछे से मार दिया, वो गिर गया। उसको गोली मारा, राजा भी देखा पलट के, राजा के भी मार दिया इधर गोली से। बुरी तरह घायल चुनचुन किसी तरह वहां से अपने घर की ओर भागने में कामयाब हो गया और उसकी जान बचाने के लिए सबसे पहले जो लोग आए वो कश्मीरी ही थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए दहशतगर्द बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये मार्केट करीब 30 साल से चल रहा है, 30-32 साल से। 32 साल से चल रहा है। 32 साल में आज तक कभी भी कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो यहाँ के, कभी इनके साथ किसी ने नहीं छेड़ा। ये पहली दफा हुआ है, पहली बार हुआ, पहली इंसिडेंट है। चुनचुन, आप इनके पास ही आए इलाज के लिए जब सब हुआ? जी सर। मुझे इलाज करवाया अच्छा से। जब मुझे गोली लगा तो मैं दौड़ के आया अपने इन्हीं के पास आप आए? जी सर। मुदस्सिर साहब के पास आए? जी सर। जिनका किराया नहीं था उनको किराया दे दिया। बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास एक पैसा नहीं था, उनको 3-3 हज़ार रुपये बस वाले को हमने दे दिया। ये हमारी बिरादरी ने दे दिए और उनको घर भेज दिया। तो देखिए, ये यहाँ के लोकल हैं और ये भी तस्वीर देखने बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इन लोगों ने मदद की है। जब घायल हुए तो इलाज कराया, उसके साथ में यहाँ से वापस भेजने में भी पूरी मदद कर रहे हैं। जो यहाँ घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है, पैसे उनको दे रहे हैं। तो ये भी जो जिस कश्मीरियत की हम बात करते हैं वो ये कश्मीरियत है, और इस कश्मीरियत के चलते ही ये सारे मजदूर यूपी बिहार जैसे राज्यों से छोड़ करके यहाँ पर आते रहे हैं और आज से नहीं सालों से आते रहे हैं और यहाँ पर काम करते रहे हैं। कुलगाम उन इलाकों में से एक है जो कभी आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद यानी धारा 370 के खात्मे के बाद यहाँ हालात पूरी तरह से बदल गए थे।
लोग बेखौफ होकर घूम रहे थे, काम कर रहे थे। कुछ ऐसा ही अनंतनाग में था। सब कुछ ठीक था और यही बात पाकिस्तान को खटकने लगी। उसके इशारे पर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी और उसकी दहशत से प्रवासी मजदूर अपने गांव घर लौटने लगे। बिहार के मजदूर हैं, वो यूपी बिहार के और दूसरे राज्यों के, वो निकल रहे हैं। एक बस बगल में देखिए, कैमरा आपको पैन करेगा, वो भी बस पूरी भरी हुई है। सीजन में हर बार चले जाते हो या इसी बार जा रहे हो? नहीं, इसी बार जा रहा हो। डर के ना? हाँ, डर के वजह से जा रहा है। डर तो लगेगा, जब कुछ हो गया तो डर तो लगेगा। हाँ, सब सामान वामान उठा लिया हमने। और देखिए, हम आपको यहाँ से उतरते हैं और आपको हम दिखाते हैं। और ये दूसरी बस है। वापस जा रहे हैं आप लोग? सब लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। वापस। देखिए, ये बड़ी बात है, यहाँ के लोगों ने मदद की है, इनको गाड़ी लगा के दी है। पूरी मदद हो रही है, बहुत बढ़िया से मदद हो रही है। हाँ, दूरी है। तो अभी यहाँ पर काफी यहाँ डर का स्थिति हो गई। बहुत। एक के बाद दूसरी बसें हम इस तरह की देख रहे हैं, जहाँ पर लोग निकल करके जा रहे हैं। ये अनंतनाग इलाका है और जम्मू कश्मीर से जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को कामयाबी। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त आ रही है। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। लश्कर का कमांडर गुलजार अहमद रेशी मारा गया। बिहार के मजदूरों की हत्या में शामिल था गुलजार अहमद रेशी। कुलगाम के देवसर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। ये वो लोग थे जिनको अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जो एक अरसे से घाटी में रह रहे थे, लेकिन अब डर की वजह से घाटी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर में रहने वाला हर प्रवासी मजदूर भयभीत हो। उल्टा वो आतंक को करारा जवाब दे रहे हैं। ललकार रहे हैं कि किसी भी सूरत में कश्मीर नहीं छोड़ने की कसम खाई है। पुलवामा में सेब के कोल्ड स्टोरेज में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने ऐसे ही मजदूरों से मुलाकात की। आपको बता दें कि उसी दक्षिण कश्मीर में है जिसे आतंक का गढ़ माना जाता है। हम इस समय पुलवामा ज़िले के लसेपुरा में हैं। लसेपुरा यानी यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर बाहरी राज्यों से मजदूर आते हैं और यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो इन मजदूरों के कंधे पर है। लगातार यहाँ काम करते हैं और ये देखिए, अभी भी यहाँ पर काम जारी है। ये सेब के जो एक के बाद दूसरे सेब को यहाँ से ये निकाल रहे हैं और ये कोल्ड स्टोरेज है, निकाल करके इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। और बड़ी बात ये कि जितने मजदूर यहाँ पर दिख रहे हैं ये बाहर के हैं। मैक्सिमम इसमें यूपी के आए हुए मजदूर हैं और ये कहीं नहीं गए हैं, यहीं पर टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। कितने मजदूर करीब यहाँ काम करते होंगे? यहाँ सर अभी तो 60-65 लेबर हैं हम। और आप यूपी के हो? सब यूपी के? सारे यूपी के। कोई डर, कोई परेशानी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, कोई डर के जाने की नहीं सोचा? नहीं, डर नहीं है कोई भी नहीं। अच्छा लगता है, यहाँ पे काम करते हैं, बढ़िया। मौसम भी ठीक है? हाँ, मौसम भी ठीक है। हाँ। ये इतना जो सुना आप लोगों ने कि गोली वोली चल रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई डर जैसे? यहाँ कोई हमारे से कोई नहीं फर्क पड़ा। आपको भी दिक्कत? ना, दिक्कत नहीं। कैसा काम चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है, आराम से? हाँ। रहना यहीं पर? हाँ। पूरा काम निपटाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खाना पीना सब हो रहा है? सब हो रहा है। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत ही उम्मीदों भरी तस्वीर है। ये सारे मजदूर यहाँ पर आराम के साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही इनको यहाँ पर सुकून है, इनका कहीं जाने का इरादा नहीं है। और यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके साथ में इनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उनके साथ में इनको सहयोग मिल रहा है। तो ये तस्वीर उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए जो कश्मीर की शांति को, यहाँ की स्थिरता को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीर उस आतंकी की है जो पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री से निकला टारगेट किलिंग का एक्सपर्ट था और लगातार सुरक्षा बलों के टारगेट पर था। जैसे ही शोपिया में इस खूंखार दहशतगर्द के ठिकाने और मौजूदगी का पता चला, सुरक्षा बल फौरन एक्शन में आ गए, इलाके को घेर लिया और मुठभेड़ में ढेर कर दिया।
मारे गए आतंकी की पहचान आदिल अहमद वानी के तौर पर हुई, जो हाफिज सईद के टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा से जुड़ा था। जुलाई 2020 से एक्टिव था और 16 अक्टूबर को इसने ही पुलवामा में यूपी के मजदूर सगीर अहमद की हत्या की थी। आदिल साल 2020 से सक्रिय था और लगातार सुरक्षा बलों के वांटेड लिस्ट में था। आदिल सिविलियन किलिंग्स में मुलव्वस था, इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने की और अब तक पिछले 2 हफ्तों में करीबन 15 मिलिटेंट्स को अलग अलग मुठभेड़ों में मारा गया। शोपिया में हुई मुठभेड़ में आदिल अहमद वानी के साथ एक और आतंकी भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। एनकाउंटर में एक जवान शहीद भी हो गया। पुंछ में एलओसी के पास 10 दिन से लगातार सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। नरखास के जंगलों को सुरक्षा बल लगातार घेरे हुए हैं। हर गुजरते पल के साथ जंगल और चट्टानों की आड़ में छिपे आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर ली है। सुरक्षा बलों का चल रहा पुंछ के नरखास के जंगलों में महा ऑपरेशन का आज 10वां दिन है। 2 फायर हुए हैं, जिसके बाद नरखास के जंगलों में आप देख सकते हैं आग की लपटें उड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा आशंका है कि आतंकी इसी इलाके में छुपे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग जो है इस जंगल के अंदर लगी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकियों पर अब आखिरी प्रहार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जल्द ही किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। इस बीच आपको बता दें कि बॉर्डर की फिक्र इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर बॉर्डर महफूज है तो हम महफूज हैं और हमारे सुरक्षा बल पूरे देश को इसका भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन अब एक और ग्राउंड रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। आज 20 अक्टूबर है और 59 साल पहले 1962 में आज के ही दिन चीन ने भारत पर हमला बोला था, हमें जख्म दिया था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। चीन को भारत ने किस हद तक उसकी हद में बांध दिया है, आज के ग्राउंड जीरो के हालात बताने के लिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी LAC पर पहुंचे हैं और बुमला में ठीक उसी जगह से उनकी रिपोर्ट देखिए जहां 1962 में आज के दिन चीन का पहला हमला हुआ था। इस समय बुमला में हूँ। बुमला वो आखिरी लोकेशन है, आखिरी पोस्ट है जहाँ पर भारत की आखिरी पोस्ट है और 15,000 फीट की ऊंचाई पर मैं हूँ। मैं अपने अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो वो जो आखिरी गेट आपको नजर आ रहा है, मैत्री गेट उसे कहा जाता है। उसके बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है और अगर उन पहाड़ियों अगर आप मेरे फोन में देख पा रहे हो या फिर आप मैं दिखा पा रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे ये पहाड़ियाँ वो है चीन के पास। और इसकी खासियत ये है कि 1962 में इसी इलाके में जंग लड़ी गई थी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर यानी LAC की आखिरी पोस्ट है बुमला। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस आखिरी पोस्ट पर TV9 की टीम पहुंची है और खास बात यह है कि हमारी टीम उसी दिन इस पोस्ट पर पहुंची जिस दिन यहां से चीन ने हम पर हमला बोला था। आज की तारीख में यहां पर भारत ने इतने हथियार तैनात कर रखे हैं जिन्हें देखकर चीन की सेना को हिमालय की -20 डिग्री की ठंड में भी पसीना आ जाता है। एयर डिफेंस गन यानी वो गन जो हमारे क्षमताओं यानी हमारे जो एयर की है वो सर्विलेंस करती है, उसको सुरक्षा भी करती है। दरअसल इसका सबसे बड़ा मकसद है कि ना सिर्फ ड्रोन्स बल्कि हेलीकॉप्टर जो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करना, उनको मार गिराना। 10 किलोमीटर की रेंज इसकी लगभग है, लेकिन इसको कई एडवांसमेंट्स के साथ लगातार तैयार किया गया है। इसे पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। सबसे खास बात यह है कि आर्मी एविएशन की जब बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि सर्विलेंस की, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सर्विलेंस के साथ डेटरेंस भी हो, यानी आपके पास ऐसी चीज़ें भी हो कि अगर एनिमी आपके इलाके में घुसने की कोशिश करे, खासतौर पे ड्रोन्स की मदद से, UAVs की मदद से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से, तो उनको पहले ही मारा जा सके या फिर उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनको गिराया जा सके। और इसी के लिए ये एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे खास बात यह कि LAC के इन इलाकों में, फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों में इन गन्स को लगातार डिप्लॉय किया गया है और इनका मकसद है कि चीन की तरफ से जो लगातार UAVs भेजकर सर्विलेंस और मैपिंग कराने की कोशिश की जाती है उससे उसको बचाया जा सके। अभी मोटे तौर पर ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि अरुणाचल प्रदेश के LAC के इलाकों में भी इन डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया गया है और सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सर्विलेंस पर और अनमैन्ड लगातार मैपिंग पर या फिर सर्विलेंस के साथ साथ ये देखने के लिए कि कोई हमारे इलाकों में घुसपैठ ना कर सके। इसीलिए इन गन्स का इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। भारत की तैयारी बताती है कि 1962 में चीन भले ही जख्म देखने में कामयाब हो गया,
धोखे से पीठ में छुरा घोंपने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और जब से चीन ने अड़ियल रवैया दिखाया है तब से तो हालात और तेजी से बदले हैं। अब ट्रिगर पॉइंट पर भारत की सड़कें चीन के सीने तक चढ़ चुकी हैं, जिनसे चीन बेहद चिढ़ता है। मैं इस समय LAC पर हूँ। LAC का वो इलाका जहाँ पर भारत और चीन के बीच में लगातार जो स्टैंड ऑफ या फिर इसको लेकर बातचीत होती है, या फिर वो इलाका जहाँ पर लंबे समय तक 1962 में भारत और चीन के बीच में जंग भी लड़ी गई, यानी बुमला का इलाका। मैं थोड़ा सा आपको एरिया दिखा दूँ, अगर आप ये देखें तो ये आखिरी कुछ हर्ट्स हैं हमारी, जिसके बाद चीन का इलाका यानी LAC के बाद वो इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पर चीन बैठा है। दरअसल वो आखिरी बोर्ड अगर आप देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा सा दिखा पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर है, तो बारिश हो रही है तो आपको दिखाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य से कहूँगा कि आपको दिखाएं। तो वहाँ पर ये मैत्री गेट है। मैत्री गेट ये यानी दोनों के दोस्ती के लिहाज से इस मैत्री गेट को बनाया गया था और इसका मकसद था कि जब दोनों के बीच में कोई भी असहमति होगी तो उसको सुलझा लिया जाएगा, और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यानी BPM बॉर्डर पोस्ट मीटिंग्स को बनाया गया था, इन पोस्ट को बनाया गया था, और इन पोस्ट के पीछे का मकसद भी यही था। दरअसल 2020 में कोविड आने के बाद भारत और चीन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। 2021 की बात करें तो 3 फ्लैग मीटिंग यहीं पर की गई। तीनों फ्लैग मीटिंग्स जनवरी, फरवरी और मार्च में की गई, और उसके बाद मार्च के बाद अभी तक भारत और चीन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में जब भी बातचीत होगी तो वो इन्हीं इलाकों में होगी, और इसके पीछे का पर्सपेक्टिव भी समझ लीजिए। दरअसल 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये इलाका पूरा का पूरा वो इलाका है जो सर्विलेंस के ऊपर देखा जाता है। अगर आप ऊपर देख रहे हो, आप मेरे कैमरा पर्सन आपको वो हर्ट दिखाएंगे। दरअसल वो हर्ट जो है वो छोटी छोटी आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं चीन की, वो हर पहाड़ी पे चीन ने बना रखे, और इसी तरीके की ऑब्जर्वेशन पोस्ट हमने भी बना रखी हैं। इनके पीछे का मकसद या इनके पीछे जो आप लॉजिक कह सकते हैं वो ये है कि हर गतिविधि पे नज़र रखना, ये देखना कि आखिरकार क्या कुछ मूवमेंट हो रही है, किस तरीके से। हालांकि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस इलाकों में बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, लेकिन भारत ने भी बड़ी मुस्तैदी से, अगर आप देखें, अगर वो आपको सड़कें दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, तो बहुत मुस्तैदी से बहुत जल्दी इन सड़कों का निर्माण और इन लॉजिस्टिक्स या फिर ये कह सकते हैं कि आप इन्होंने छोटी छोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं इनका निर्माण यहाँ पे कर लिया है। ये एक फैक्ट है कि हिमालय पर सेना को तैनात करना न सिर्फ खर्चीला होता है बल्कि मुश्किल भरा भी होता है। इसीलिए चीन भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग भी जानते हैं कि इससे उनके तथाकथित शक्तिशाली देश को भी चोट लग रही है। हमारी सेना हिमालय पर पसीना बहा रही है और ये देखकर जिनपिंग का खून जरूर चल रहा होगा। किल और बी किल्ड, यानी या तो आप खुद मरिए या दूसरे को मारिए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर, खास तौर पर इस ठंड के अंदर जहां आप अपना हाथ निकालना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन वहां पर हमारे जवान, हमारे सोल्जर्स, ये एक ड्रिल आपको जो दिखा रहे हैं, ये ड्रिल नहीं, ये इनकी हर दिन की दिनचर्या है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब 24 घंटे में लगातार इस ठंड के अंदर इनको इस तरीके की एक्सरसाइज इसलिए करनी पड़ती है ताकि ना सिर्फ ये फिजिकली फिट रहे बल्कि ये खास तौर पर मेंटली भी फिट रहे। मैं चारों तरफ अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको घुमाएं और दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके की ड्रिल चल रही है। ये आम मैदानी इलाकों में भी करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस माइनस टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर ये हमारे जवान इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका जो एंड्योरेंस लेवल है या फिर इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से ठीक रहे। अभी मोटे तौर पर आप देखें ये अलग अलग ड्रिल है, करीबन इसे प्लान 190 कहा जाता है, यानी 190 मिनट की एक्सरसाइज होती है जो हर सैनिक को यहाँ मौजूद है वो करनी होती है। अब अक्टूबर की एक और फिक्र, अक्टूबर में नई मुसीबत आई है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में 24 घंटे की भारी बारिश से पूरी देवभूमि में गहरा शोक है। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 47 हुई है। ज़्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई हैं। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकार ने 4 धाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। मौसम में सुधार होने से पहले अपनी यात्रा फिर से शुरू न करें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे हालात में कुदरत की मार की फिक्र जरूर है, क्योंकि विज्ञान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि महज 24 घंटे में कई 47 लोगों की मौत कैसे हो गई।
कैसे ये बादल बनने लगे और आगे भी ये कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर, जहां उत्तराखंड का शोक चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। 12 तारीख की रात में शुरू हुई बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इस आपदा की मार से रेलवे के ट्रैक भी अछूते नहीं हैं। इस समय भी 8 फीट पानी ज़्यादा है, तो इसको देख के हमें डर लग रहा है। जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ा। केदारनाथ में जैसा हुआ था वही मंजर हो गया। अभी लीकेज हो गई हैं बोटें, आपस में टकराने से लीकेज हो गई बोटें। जो नीचे जमीन से 2 सीढ़ी तक उसमें पानी था, वहां तक पानी पहुंचा। उत्तराखंड में पहाड़ दर गए, जमीन धसी, बादल फटा और पहाड़ों से लेकर सड़क तक आफत का सैलाब आया। पुल भी बहा, हर कदम पर मौत का खतरा भी मंडराया। पहाड़ का हर रास्ता जोखिम से भर गया। सड़क से लेकर रेल की पटरियां तक तबाह हो गए। 3 दिनों तक बारिश और सैलाब ने देवभूमि के कोने कोने में जल तांडव मचाया, लेकिन बारिश थमने के साथ ही जिंदगी बचाने का मिशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में जाबाजी की सबसे जबरदस्त तस्वीर सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल से आई, क्योंकि नैनी झील के ओवरफ्लो होने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए थे। नैनीताल ने सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसे में TV9 भारतवर्ष की टीम भी आफत की बारिश के बाद की तबाही को कैमरे में कैद करने सीधे नैनीताल झील पहुंचे। इस वक्त जब मैं बारिश रुकने के बाद नैनीताल पहुंचा हूं तो उसके निशान, यानी जो आफत और तबाही के निशान हैं, वो झील के किनारे नजर आ रहे हैं। उन निशान को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आमतौर पर जो ये जगह देख रहे हैं, ये पहले आता हुआ पानी देखिए, ये पहाड़ों का पानी कितने वेग से ऊपर से आ रहा है, इसको देखिए, और ये झील में जा रहा है। इसके अलावा झील के किनारे ये जो मलबा, गंदगी और ये सारी मिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं होता है। बेहद साफ सुथरी जगह होती है और यहाँ पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये जगह जहाँ पर इस समय आपको नाव नजर आ रही है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, सीढ़ियां हैं, और इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर लोग झील में इन नावों में बैठने के लिए जाते थे। लेकिन अभी आपको किसी तरह की सीढ़ी नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड में जब पहाड़ों पर आसमान से आफत बरसी तो नैनी झील समंदर बन गई। नैनी झील का पानी सड़कों और घरों तक पहुंच गया, लेकिन पानी के प्रहार से सबसे ज्यादा नुकसान झील के किनारे नाविकों को हुआ। जान बचाने के लिए नाविक नाव छोड़कर भागे। कई घंटे बीतने के बाद अब वापस लौटे हैं। मैंने ऐसा मंजर अपनी लाइफ में पहली बार देखा। जो मंजर कल था, हम सोच रहे थे कि कल हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस मंजर को देखकर रात को भी नींद आना मुश्किल हो गया था। केदारनाथ जैसा मंजर यहाँ भी हो सकता है, जैसा वहाँ हुआ था कल की बारिश को देखकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, केदारनाथ में जैसा हुआ था वही मंजर हो गया। अभी सुनने मारा तो ऊपर भी लैंडस्लाइड हुआ है ना। काफी नुकसान हुआ है सर, बोटों का नुकसान हुआ है। लीकेज हो गई हैं बोटें, आपस में टकराने से लीकेज हो गई बोटें। और बोटों का इतना नुकसान हो गया है कि आदमी जब ऊपर निकालेगा अपनी बोटों को देखकर तभी नुकसान का जायजा लिया जाएगा। झील की तूफानी लहरें मॉल रोड की सड़कों पर बही। पानी का बहाव इतना खौफनाक था कि लोगों के दिल दहल गए। पानी के कहर के बीच भी सेना के जवान रेस्क्यू में लगे रहे। ह्यूमन चेन बनाकर लहरों से उनकी लड़ाई चली। दुकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। ऐसे में हमने मॉल रोड का भी मुआयना किया ताकि आप समझ सके कि कैसे झील का पानी मॉल रोड तक आ गया। हम इस वक्त उसी मॉल रोड पर खड़े हैं, कल जहां पानी का सैलाब आने वाला था और पानी ऊपर से बह रहा था। ये तमाम इलाके जो ये मॉल रोड की ही आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये पूरा मॉल रोड वो है जहां आमतौर पर नैनीताल में घूमने आने वाले सैलानी यहां जरूर आते हैं और यहां अपनी सुबह और शाम जरूर बिताते हैं। लेकिन कल यहां माहौल और मंजर ऐसा था कि ये पूरी झील का पानी, जो दाहिने हाथ में इस वक्त आप नैनीताल झील देख रहे हैं, इस पूरी झील का पानी सड़क पर आ गया था और कई होटलों तक में पानी अंदर घुस चुका था। सैलाब को देखकर मॉल रोड के दुकानदार भी डरे हुए थे। कभी सोचा नहीं था कि नैनी झील का पानी सड़कों तक आ जाएगा। ऐसा पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। तो डर तो लगता ही है, बारिश पड़ेगी, डरेंगे आप। जिस स्पीड से पानी आ रहा था, अगर आप जितना वॉल्यूम पानी का आ रहा है उससे कम बाहर जा रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो लेक का पानी काफी ऊपर आ गया था। नहीं, अपनी लाइफ में तो आज तक कभी देखा नहीं है, पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतना ज़्यादा पानी आया। हाँ, लेक के एंड पे कभी जब बहुत ज़्यादा बरसात के टाइम में पानी होता था तो थोड़ा हल्का फुल्का आ जाता था। डरावनी जरूर थी, इसलिए
थोड़ा कि आगे आइंदा ऐसा मंजर न दिखे, वही माता से कृपा करते हैं। झील से सटे नैना देवी मंदिर में भी भयावह मंजर था। यहाँ 5 फीट तक पानी भर गया। एक दिन बाद भी सैलाब से मची तबाही के निशान मंदिर परिसर में दिख रहे हैं। अब भी यहाँ पानी भरा है। इस वक्त हम नैना देवी मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद हैं और अभी भी मंदिर के प्रांगण के अंदर पानी मौजूद है और पानी और मलबे की हम आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि 24 घंटे पहले इस मंदिर के अंदर क्या हालात थे। यहाँ के लोगों के मुताबिक पानी 4 फीट से ऊपर आ चुका था और पानी सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। लेकिन मां नैना की कृपा कहिए कि ये पूरा शहर, नैनीताल में बेशक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है पूरे जिले में, लेकिन नैनीताल इस शहर में किसी भी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। हमने मंदिर के मुख्य पुजारी से बात भी की। पूरे 24 घंटे की घटना को समझा। पानी कहां तक आया, अचानक कैसे मंदिर बंद किया गया और अब फिर हालात कैसे सामान्य हुए। बहुत ज़्यादा पानी था, माँ की कृपा है, इस पर कोई संशय नहीं। माँ की कृपा से यह सब बच पाया है, हो पाया है कि किसी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बाढ़ बारिश से हल्द्वानी में गोला नदी के तट पर बना गोला पुल ही ढह गया। गोला पुल का एक हिस्सा भर-भरा कर गिर गया। अचानक पुल बारिश के चलते दरक गया। पुल के बीचों बीच गड्ढा बन गया। पुल के एक छोर पर खड़े लोगों ने दूसरे छोर से आ रहे बाइक सवार को अलर्ट किया। वापस 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 पुल टूट गया, वापस। तब मोटरसाइकिल सवार वापस मुड़ा, लेकिन पुल के दोनों तरफ खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहे और उनकी आंखों के सामने ही पुल लहरों में समा गया। हमारे रिपोर्टर ने उसी पुल का जायजा लिया जिसके जरिए हल्द्वानी नैनीताल और उत्तराखंड से जुड़ता है और अब पूरी तरह से कट गया है। गोला पुल को जब बारिश का पानी आया तो पानी के वेग के सामने इस पुल का अप्रोच रोड नहीं टिक सका और आप इस वक्त तस्वीरें देखिए कि ये पूरा अप्रोच रोड बह गया है, जिसकी वजह से हल्द्वानी को जोड़ने वाले तमाम शहरों को ये पुल जो हल्द्वानी को जोड़ने वाला है वो पूरी तरह से टूट चुका है और संपर्क इस हल्द्वानी शहर का बाकी शहरों से टूट चुका है। अभी भी नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। यहाँ तक आने वाली तीनों सड़कें लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक है। रेल लाइन से भी संपर्क संभव नहीं है। नैनीताल जिले में ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन भारी बारिश के चलते बह गई। ये तस्वीर भी उसी रेलवे ट्रैक की है। इसे शंटिंग रूट कहा जाता है। नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव के आगे रेलवे ट्रैक के पास बनी आरसीसी की दीवार भी टूट गई। TV9 की टीम कई घंटों की जद्दोजहद के बाद काठगोदाम के इस ट्रैक तक पहुंचे। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं, जहां पानी का प्रवाह, नदी का प्रवाह इतना ज्यादा था कि पूरी की पूरी रेलवे ट्रैक बह गई है और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें उसी बही हुई, टूटी हुई रेलवे ट्रैक की दिखा रहा हूं और उसको देखकर अंदाजा लगाइए कि पानी का प्रवाह कितना तेज था कि 3 मीटर चौड़ी लगभग आरसीसी की दीवार को तोड़ते हुए ट्रैक के नीचे की मिट्टी को बहा ले गया, जिसकी वजह से यह पूरा रेलवे ट्रैक टूट गया है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तबाही की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि जब यहां सैलाब आया तो कैसा डरावना मंजर था। स्थानीय लोग उस वक्त को याद कर अभी भी सिहर रहे हैं। ये पानी से सब टूटा है, पानी कुछ ज्यादा ही था। हाँ। इस वजह से हो गया ये। हाँ। ट्रेन सेंटिंग होती बस। अच्छा। ये रोड मतलब अब 6-7 महीने का टाइमिंग ले रहा है रेलवे अपने आप करे। हाँ। उत्तराखंड में भारी बारिश से हुई तबाही डराने वाली है। बारिश से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा अभी भी लगाया जा रहा है। फिलहाल जोर रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों की जान बचाने की है। अगर फिर बारिश हुई तो नदी किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। फिलहाल देवभूमि के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि और बारिश ना हो, हर हाल में कुदरत का कहर थमा रहे। अब बात हिंदुस्तान के नाम पर दर्ज होने वाली बहुत बड़ी कामयाबी की। बस चंद घंटे बाद भारत की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। कोरोना वायरस के विरुद्ध जारी युद्ध में भारत एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। चंद घंटे बाद देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां पर उन डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर से मिलेंगे जिन्होंने 10 महीने पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत के वक्त आगे आकर सबसे पहले वैक्सीन की डोज लगवाई थी। 10 महीने पहले जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब ऐसे ही डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाकर लोगों में मौजूद डर और भ्रम को दूर करने में बहुत अहम रोल अदा किया। ऐसे में कोरोना योद्धाओं के समर्पण
और सरकार की प्रतिबद्धता, सजगता के दम पर 16 जनवरी 2021 को कोरोना के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई शुरू हुई, उसमें चंद घंटे बाद देश नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में भारत ने 10 महीने पहले जब वैक्सीनेशन शुरू किया था, तब तमाम आशंकाएं थीं, तमाम सवाल थे, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। लेकिन हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है, सिर्फ 10 महीने में असंभव को संभव कर दिया। करीब 130 करोड़ की आबादी में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के करीब पहुंच गए हैं। भारत की इस कामयाबी ने दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे आम से खास हर हिंदुस्तानी का अहम रोल है। एक और वैज्ञानिकों, वैक्सीन कंपनियों, डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स ने कड़ी मेहनत की, तो दूसरी ओर सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत और सजगता का रिजल्ट सबके सामने है। इस सब की बदौलत हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में बाकी देश कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में अब तक करीब 41 करोड़ डोज लगाई गई है। रूस और यूके में यह आंकड़ा 9.5 करोड़ के आसपास है। जर्मनी में 11 करोड़ और फ्रांस में करीब 9.25 करोड़ डोज लगाई गई है। यह आंकड़े इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में इन सब से बहुत ज्यादा आबादी है और इन तमाम मुल्कों में भारत से बहुत पहले वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, मगर इसे मुमकिन बनाने के लिए वैज्ञानिकों और सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सरकार ने वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए का कोविड सुरक्षा मिशन शुरू किया था। जिस दौरान वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था, उसी समय वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के मिशन पर भी काम शुरू कर दिया गया था। देश के वैज्ञानिक भरोसे पर खरे उतरे और टीका तैयार हो गया। 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत हुई, लेकिन उसके साथ ही वैक्सीन की सुरक्षा और असर को लेकर आशंकाएं उठना भी शुरू हो गई। सरकार ने हर आशंका, हर सवाल का जवाब दिया, लोगों को जागरूक किया और स्टेप बाय स्टेप काम करती रही। जब वैक्सीन की सुरक्षा और असर पर सवाल खत्म हो गए, तो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर उंगली उठाई गई। लेकिन थोड़े ही वक्त में सवाल उठाने वाली राज्य सरकारों को एहसास हो गया कि यह काम बहुत मुश्किल है। और अब देखते हैं जो है सो। मेरा एक दोस्त है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर का रहने वाला है, लेकिन देश के कई हिस्सों में रहकर कॉस्मो हो गया है। कई बार कई लहजों में बात करता है। ऐसे ही आज मैंने उसको, जब उसके यहाँ शहर में एयरपोर्ट की खबर बताई, मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, मुबारक हो। बोला हाँ, अब तो हवाई हो जाने का, अब तो जमीन में जीने का तो हवाई हो जाने का। मैंने कहा क्या हुआ सुबह सुबह, ये सब बातें क्या है? बोला देख मगज का मट्ठा मत कर, अभी पेट्रोल डलवाने को आया मैं अभी पेट्रोल पंप पे। क्या मेरे को लगता है अब ये खून में चलना ना शुरू कर दे बाइक मेरी। क्या पेट्रोल डलवाने का 1 लीटर तो 100-125 का फटका लगता, खाली 1 लीटर आता। हवाई जहाज वाला पेट्रोल लेने का सस्ता पड़ेगा, खाली 72 रुपया में अक्खा लीटर आएगा। क्या? मैंने कहा क्या हो गया सुबह सुबह, क्या क्या कर रहे हो? मिर्च खाई है क्या? बोले वो छोड़ना, मिर्च खाई की क्या खाया, पेट्रोल का प्राइस देखो ऑनलाइन। मैं मजाक कभी करता क्या तुमसे? हैरान करने वाली जानकारी थी कि हवाई पेट्रोल, जेट फ्यूल सस्ता है, जो ज्यादा रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोल है, और मोटरसाइकिल का महंगा। मैं सोच ही रहा था कि वो फिर बोला अभी बधाई दिया ना तुम मेरे को एयरपोर्ट की, बोले तो अभी खूब फ्लाइट और सस्ता पेट्रोल, इसलिए बोला तुमको अभी चलने का नहीं, उड़ने का। मैंने कहा तो मैं क्या अपनी बाइक बेचकर हवाई जहाज खरीद लूंगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो तपाक से बोला तो एक काम करो, मैं थोड़ा रुई का फोआ भेजता तुमको पेट्रोल में भिगाकर, कान में लगा लो, इतर के माफिक। अभी फोन काटो, मेरे को पॉकेट में आग लगी है। फोन से बोलते कि पंप पर आदमी भी आग पकड़ने को सकता, जीने का है रे बाबा मेरे को। और फोन कट गया। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।